नील बोर के फॉर्मूलास पढ़ लेते हैं ना, नील बोर के फॉर्मूला स्टार्ट किए थे, नील बोर्स थ्योरी। एनी डाउट किसी को अभी तक जो हमने पढ़ी है थ्योरी, उसमें फॉर्मूलाज आ गए थे इसके, कुछ क्या क्या आ गया था रेडियस का। फिर स्पीड का, स्पीड या वेलोसिटी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें एनर्जी का, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कितना था, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को कैसे हमने अप्लाई करना है वो आपको समझ आ गया था कि भाई, ठीक है, क्या अप्लाई करना है, Z और n की वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू रखनी है, Z और n की, है ना। Z की वैल्यू क्या एटॉमिक नंबर होती है, क्लियर एवरीवन, Z की वैल्यू इज एटॉमिक नंबर, Z is atomic number, n is number of orbit। ये मैंने आपको बता दिया था शायद कि सिंगल इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर ही एप्लीकेबल है फॉर्मूलास, है ना। तो हाइड्रोजन पे लगेगा, He+ पे लगेगा, Li+2 पे लगेगा, Be+3 पे लगेगा, एंड सो इन पे ये फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है। हो गया था ना ये डिस्कस बच्चों। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है आर्यन, He+ का 2, सर लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4, इस तरह से एटॉमिक नंबर Z का वैल्यू। ऑलराइट, तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं 3-4 दिन पे, पहले सबसे पहले कैसे इसको फॉर्मूलाज को यूज करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप एक बार 7th क्वेश्चन ट्राई करो, 7th कर चुके हैं, बता देना कर चुके होते हैं। 7th और 8th ट्राई करो एक बार। सर -0.54। यस, राइट। और इसका 1/137C। ठीक है, तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, 13.6 Z²/n², हाइड्रोजन एटम के लिए बताना है तो डिवाइड बाय n² करना है बस, ठीक है। सब कुछ में आ रहा है वैभव, अमोघ, एनी डाउट। यस सर। -13.6 अपॉन n² यानी कि अपॉन 5 का स्क्वायर, यानी कि डिवाइड बाय 25, 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, वो -0.54 के अराउंड बन जाएगा। थर्ड शेल में स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो फॉर्मूला क्या है, 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। तो Z भी
लिथियम के लिए 3 होगी और n थर्ड शेल की बात करें तो z बाय n कैंसिल हो जाएगा, 3/3 कट जाएगा, स्पीड आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻6। क्लियर बच्चों? तो वो स्पीड ऑफ लाइट के कितने हैं कंपैरिजन में वो हम निकाल देंगे डिवाइड करके जो भी है। ठीक है, कर लेंगे सब लोग कैलकुलेशन से वाले, राइट? एक बार 10th क्वेश्चन ट्राई करो, 10th। हाँ जी, इसका आंसर आ गया बच्चों? सर 4/9v। 4/9 भी, हाँ कुछ ऐसे आएगा। So I don't know how to solve this one. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे तारिशा की, है ना, जब एक की वैल्यू दे रखी हो दूसरे की निकालनी है, बेस्ट वे इज टू, है ना, टेक अ रेशियो। जैसे एक सेकंड, क्या है, क्या गिवन है, we are given the velocity of electron in third orbit of He plus is v। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस जो है वो v है, तो थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस z बाय n। ठीक है तारिशा, समझ आ रहा है? थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, He के लिए z हो गया 2 और थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3। ठीक है तारिशा, समझ आ रही है चीज? Yes, sir. बेस्ट वे है कि एक का वैल्यू आपको गिवन है, दूसरे का निकालना है आपको x, और उसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको, मतलब उसके लिए क्या गिवन है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2। ठीक है तारिशा, तो सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2, Li के लिए z हो गया 3, n हो गया 2। सो सिर्फ फॉर्मूलाज ही अप्लाई करने हैं, और बेस्ट वे होता है रेशियो कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो ये फैक्टर तो कैंसिल हो ही जाएगा, है ना, x बाई v करूंगा मैं तो 3/2 अपॉन 2/3। समझ आ रहा है? व्हाट विल इट बिकम, 9/4
तो आंसर आएगा 9/4v, ना कि 4/9v। बताओ। सर मैंने उल्टा कर दिया था बस। हाँ तो उल्टा कर देगा, ठीक है, ये ध्यान से करना है हमने। तारिशा समझ आया? तो ऐसे Yes, sir. फॉर्मूलाज के साथ सर उल्टा क्यों नहीं हो सकता? उल्टा कर दो, आंसर आंसर तो सेम यही आएगा ना। उल्टा करना मतलब v/x करना है ना तेरे को, v/x कर दे। अभी भी आंसर तो x की वैल्यू 9/4v ही आएगी ना यार। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, तो बस ये चीज है। ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे और करा देता हूँ कि एक वैल्यू गिवन है, दूसरी निकालनी। ठीक है, तो आपको बच्चों उसमें सिर्फ ये करना होता है, फॉर्मूलाज रख के दो इक्वेशन बनाओ, डिवाइड मारो, काम खत्म। ऑलराइट, बेस्ट वे होता है। If the value of energy of electron in fourth orbit of Li plus 2 is x, find value of, या इसको मैं e लिख देता हूँ, e, find value of energy of electron in second orbit of He plus। करो। नाइन अपॉन 16 आ रही है। Same, sir. तो कुछ फैक्टर जो है कटने ही वाला होता है, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। कुछ बस फॉर्मूला याद करने हैं आपको अच्छे से, है ना, इस चैप्टर में। बाकी इतना कुछ खास होता नहीं है, इजीली हो जाता है। z Li के लिए z हो गया 3 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट बोल रहा है, स्क्वायर किया था आप लोगों ने, क्या ही होगा। ऑलराइट, और हमें फाइंड करना है एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट ऑफ Hi प्लस। अच्छा ये तो कट कैंसिल ही हो जाएगा ना, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो डिवाइड कर देंगे x बाय e। ठीक है बच्चों, एनी डाउट? उल्टा कर दूंगा इसको, 16/9 से कर रहा हूँ, ठीक है आप लोगों का? 9 अपॉन 16 आया था, लेकिन हाँ वही बात है। यस सर, मेरा यही आया था। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से ये सब चीजें आपको बस करनी है। ठीक है तारिशा, एनी डाउट? No, sir. सर मेरा 9/16 आया। देखो बच्चे क्या कैसे करेंगे, फिर मेरे को बता कैसे आया 9/16। सर मैंने तो लिथियम वाले की एनर्जी निकाली तो वो आई -13.6 इंटू 9/16। ठीक है, और फिर हमने हीलियम वाले की निकाली तो उसकी आई -13.6 इंटू 1। यस, तो मैंने डिवाइड किया तो 13.6 कैंसिल हो जाएंगे तो 9 इंटू 16 बचेगा, 9/16। इसको किससे डिवाइड कर रहे हो अभी, है ना? नीचे से ऊपर कर रहे हो, ऊपर से नीचे कर रहे हो, थोड़ा ये चीजें देखो ना, है ना। ऊपर से नीचे तू डिवाइड कर रहा है तो 9/16 बचा, मैं मान गया तेरी बात। अब तूने x की वैल्यू निकालनी है ना यार, ठीक है।
ओके। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, सिंपल सी मैथ्स है, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, सब सही करके इसमें गलत नहीं करना है आंसर। ऑलराइट बच्चे, बहुत सही कर रहे हो, लेकिन बस ध्यान से इसको। ठीक है, ओके। तो कुछ समझ में आ गया आपको एनर्जी के फॉर्मूलास। ठीक है, अब आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि भाई हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, सबसे लो एनर्जी लेवल, यानी फर्स्ट लेवल, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है। क्या बोलते हैं उसको? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? ग्राउंड स्टेट। कहीं से एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर कूद जाता है, वो भी हम कूदाएंगे थोड़ी देर में। सेकेंड लेवल, इनके नाम आपको पता चल गए थे क्या होता है इसको? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एनी डाउट? फिर n इक्वल टू 3 को क्या बोलते हैं? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। ऑलराइट, ठीक है। अब अच्छा, अब अगर बच्चों आपको ये चीज समझ में आ रही है कि हमें, अगर मैं इसको जितनी एनर्जी दूंगा इलेक्ट्रॉन को, है ना, मान लिया मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई पूछे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको? तो अगर कोई ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी चाहिए उसको? 13.6 चाहिए, ताकि वो जीरो पे आ गए। कितने पे आ गए? जीरो पे। क्लियर है सबको चीज? इसी को हम सेपरेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। एक ही बात है, सेपरेशन एनर्जी। सेपरेट करने के लिए, जुदा करने के लिए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को जुदा करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक है दारेशा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी है आपको? 13.6 ही तो देनी ना यार। ठीक है, अगर वो सेकंड शेल में है तो कितनी एनर्जी देनी है? 3.4 देनी है। ठीक, सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, कितनी एनर्जी से ये एक दूसरे से बाइंड है, जुड़े हुए हैं, कितनी एनर्जी इन दोनों को जोड़ रही है? भाई 13.6 मिल गई इसको, तो ये जुड़े नहीं रहेंगे, बाहर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? बाइंडिंग एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, सबको समझ आ गया बच्चों टर्म का मतलब? कोई दिक्कत? सर हाँ जी, सर बाइंडिंग एनर्जी सेपरेशन एनर्जी का अपोजिट नहीं होगा? मतलब साइन पॉजिटिव नहीं हो जाएगा वहाँ पे? नहीं मुझे तू कुछ सोचना, मतलब क्या है दोनों का? कितनी एनर्जी चाहिए सेपरेट करने के लिए, या कितनी एनर्जी से वो बाइंड है? बाइंड कितनी एनर्जी उनको जोड़ रही है? बाइंडिंग एनर्जी। बता मेरे को, समझ में आया तेरे को? सर मतलब दोनों सेम रहेंगे हमेशा? हाँ सेम रहेंगी। ठीक है, कितनी एनर्जी से बाइंड है, कितनी एनर्जी से बाइंड है, जुड़े हुए? 13.6 से जुड़े हुए हैं। कितनी एनर्जी चाहिए सेपरेट करने के लिए? 13.6 ही चाहिए। ऑलराइट बच्चे, इसका मतलब समझो, सेपरेशन एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी विद व्हिच न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर बाइंड। जैसे एक ये क्वेश्चन था, ये भी एक बार कर लो, सिमिलर सा ही है। कौन सा? ये 11th भी एक बार कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Survive. वाह यार, Yes, sir. ठीक है, यस सर वाई। वेरी गुड। बाकी लोग सब लोग निकाल लो आंसर। वाई वाई आ रहा है।
नेक्स्ट समझ आ रहा है? एनी डाउट उसमें? सेपरेशन एनर्जी इज नथिंग बट वही है जो उस लेवल की एनर्जी है नेगेटिव में, वही सेपरेशन एनर्जी है पॉजिटिव में। ऑलराइट बच्चों, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन में Zb3 Nb3 और ऐसे ही उसके लिए है तो सेम आ जाएगा, Y ही आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज मैं शायद थोड़ा सा आपको कम कॉन्सेप्ट बताऊं क्योंकि कल आप लोगों का टेस्ट भी है, तो इसलिए चीजें देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ट्राई करना है आपको खुद से सोच के। A light of wavelength 1240 वाला फॉर्मूला तुमने कर ही लिया था ना? इंसिडेंट ऑन करो सिलेबस को। हाँ जी, आ गया आंसर। तो आया नहीं यार वैभव परेशान। इसमें वही हमने उस दिन फॉर्मूला पढ़ लिया था ना, एनर्जी ऑफ फोटॉन। सर 6.4 हाँ, 1240/62 पढ़ लिया था हमने। 1240/λ नैनोमीटर विल गिव यू, याद है बच्चों फॉर्मूला ये सबको? इसको यूज करना शुरू करो। कहीं कहीं पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है वहां बहुत आराम से मजे में आंसर आता है इसका, ठीक है। कहीं कहीं पे इसका यूज काफी सिंपल कर देगा चीजों को। तो ये हो गई एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, ठीक है। आर्यन समझ आ रहा है? यस सर। बस, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यार? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हमने एनर्जी, उसकी एनर्जी -13.6 थी, है ना?
वो बाहर आ जाएगा और उसकी एनर्जी 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। बताओ कोई दिक्कत इसमें? नो डाउट। ठीक है अमोघ, 90 का तो आता है तो हाँ ठीक है। दिस इज द वे ऑफ डूइंग इस टाइप के प्रॉब्लम्स है ना, सारी वही है बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा क्वेश्चन बन गया। इलेक्ट्रॉन पड़ा, इलेक्ट्रॉन पे फोटोन पड़ा जाके और उससे वो बाहर आ गया और मूव करने लगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई। क्लियर एवरीवन? ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड by electron to make a transition from ground state to second excited state of hydrogen atom in electron volt and in joules, दोनों में निकाल दो। करो उसे बढ़ रहा है। हो गया। होगा। तो जो डिफरेंस इन लेवल्स देखते हैं, डिफरेंस इन एनर्जी देखते हैं लेवल्स के बीच में, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, कितनी एनर्जी होगी 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। 13.6। हाँ, और थर्ड लेवल पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 3, इसका आपको ध्यान रखना है स्पेशली। 12.08 है क्या? 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, z तो 1 है क्योंकि हाइड्रोजन है, डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, ठीक है। जो भी आएगा ये सर 1.5 आएगा नियरली। 1.5 आएगा, वो सही बात है।
कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, डिफरेंस ऑफ दिस, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को ये जंप लगाने के लिए, है ना, -13.6 से -1.51 पे जाना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए, -12.08 कितनी, क्या बोला, 12.08 हाँ 0809 जो भी है, ठीक है, एक ही बात है, क्लियर एवरीवन, समझ आ रही बात है सबको, ठीक, एनर्जी इसे रिक्वायर्ड, सीधे फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं ना, मतलब जैसे 1/9 माइनस 1/1 हाँ, 1/1 माइनस 1/1। वही चीज है, हमने पहले डिवाइड कर दिया, तुम बोल रहे हो बाद में कर देंगे, एक ही बात है, 13.6 कॉमन लेके 1 - 1/9 है ना, 0 से 8/9 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है आर्यन। यस सर। और तेरे को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1.6 into 10⁻⁻⁶ ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर में, क्लियर है बच्चों सबको, ठीक। और चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे का भी, बाकी आप लोगों ने कर ली टेस्ट की तैयारी, सबने रिवाइज कर लिया फर्स्ट चैप्टर। तो नील बोर की थ्योरी की सबसे जो अच्छी चीज थी बच्चों, वो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसने पूरा स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था नील बोर की थ्योरी में। क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखते हैं। हाइड्रोजन एटम सैंपल रखा हुआ है, उससे हमने बहुत सारी रेडिएशंस पास कराई डिफरेंट वेवलेंथ्स में, रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ की हमने रेडिएशंस पास कराई, पास कराने के बाद क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, ध्यान से सुना इस चीज को, हाइड्रोजन एटम के में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बहुत नखरे हैं, नखरे कैसे हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट पे सारे के सारे, या तो सेकंड लेवल पे जाएंगे, या थर्ड लेवल पे जाएंगे, या फोर्थ लेवल पे जाएंगे, ठीक है, यही लेवल्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, ठीक। तो जो कहीं से इनको लाइट मिलती है ये एब्जॉर्ब करते हैं उस लाइट को, और औकात से बाहर आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, औकात से बाहर, तो ये इनकी औकात है, ग्राउंड स्टेट इज देयर औकात, और ये इनकी एक्साइटेड स्टेट्स, क्या है, एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक। लेकिन एनर्जी ये इतनी ही लेंगे जिससे ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाए, -13.6 से कहाँ पहुंच जाए, -3.4 पे पहुंच जाए, मतलब वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उससे कम एनर्जी होगी तो उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आया मेरी बात, तारीशा, क्लियर है थ्योरी। सो नील बोर की थ्योरी सेज दैट अगर फोटोन काम का है इलेक्ट्रॉन के तो ही वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास कि थोड़ा खाया फोटोन को और थोड़ा फेंक दिया, पूरा का पूरा फोटोन एब्जॉर्ब कर, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे। समझ में आ रही है बच्चों, ठीक, नथिंग इन बिटवीन, क्योंकि उससे तो उसका कुछ फायदा ही नहीं हो रहा ना, वो बीच में थोड़ी ना लटकेगा इलेक्ट्रॉन आके, ठीक। तो वो कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज को ही एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी स्पेसिफिक एनर्जीज होंगी, वो या तो 1 से 2 पे पहुंचा दे, या 1 से 3 पे पहुंचा दे, या 1 से 4 पे पहुंचा दे, एंड सो ऑन। समझ आ रहा है, ऐसी लाइट्स को ही ये एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सबको रिजेक्ट मार देते हैं। और जो ये रिजेक्टेड वेवलेंथ्स हैं वो हमें यहाँ पे पीछे जब हम प्रिज्म से पास कराते हैं, प्रिज्म क्या करता है आपको पता है, प्रिज्म सेपरेट कर देता है, अलग अलग वेवलेंथ्स में सजा देता है, स्पेक्ट्रम बना देता है, क्या बना देता है, स्पेक्ट्रम। तो जब हमने बच्चों ये हाइड्रोजन एटम सैंपल से लाइट पास कराई और जो रिजेक्टेड वेवलेंथ थी वो पीछे सजाई, ऐसा स्पेक्ट्रम आया जिसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्यों आया डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग थी, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स मिसिंग थी, बाकी सारी एज इट इज आ गई, रिजेक्ट हो गई। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट, वैभव कहानी समझ आ रही है, नेक्स्ट है यस सर। अमोघ, एनी डाउट, आर्यन क्लियर है चीज,
समझ के Yes, sir. अच्छे से बच्चों, इसमें कोई डाउट है तो पूछते रहना है, डोंट हेजिटेट। सर को बार रिपीट कर दोगे प्लीज? जब हम हाइड्रोजन एटम सैंपल से पास कराते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है तारिशा, तो क्या होता है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ही एब्जॉर्ब करते हैं हाइड्रोजन एटम्स। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो 1 से 2 पे जाएगा, या 1 से 3 पे जाएगा, या 1 से 4 पे जाएगा, कहीं बीच में तो आ नहीं सकता। स्पेसिफिक एनर्जी ही एब्जॉर्ब करेगा, 10.2 करेगा 1 से 2 पे जाने के लिए, 1 से 3 पे जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी करेगा। ठीक है तारिशा, समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी वो रिजेक्ट कर देगा। तो जो बहुत सारी हमने वेवलेंथ्स पास कराई, यहाँ से कुछ एब्जॉर्ब हो गई, बाकी सब रिजेक्ट हो गई। कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम मिला जिसमें सारी वेवलेंथ्स थी, कुछ बीच में मिसिंग थी, सम वेवलेंथ्स वर मिसिंग, सो इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऑलराइट, और इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, एनर्जीज को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो ये ऑब्वियसली सब चीजें पहले ऑब्जर्व की गई थी और इनको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इनको नील बोर ने एक्सप्लेन किया। उसने ये थ्योरी दी भाई स्पेसिफिक लेवल्स हैं, है ना, उनके बीच में जो उछल कूद होगी, जो ट्रांजिशन होगा, उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं, बाकियों को क्या करते हैं, वो रिजेक्ट मार देते हैं। ऑलराइट बच्चों, क्लियर है यहाँ तक की स्टोरी? ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अगला एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, इसी को मेनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जो हमने लाइट दी, कहीं से लाइट मिली इलेक्ट्रॉन को, वो औकात से बाहर आ गया, है ना, ग्राउंड स्टेट से बाहर आ गया, एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, किसी भी जा सकता है, 4 5 6 7 किसी भी चला गया। ऑलराइट, बट वहां पे वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल वो ग्राउंड स्टेट में ही है ना, स्टेबल वो कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में ही है। तो वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स अपनी औकात पे वापस आते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आते हैं। ठीक है, जो तो अब इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने लेवल पे, ग्राउंड स्टेट पे वापस आएंगे, तो नीचे से एक ऊपर बार जाते ये हैं तो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ऊपर सर, से नीचे आते हैं तो हेलो, जो आवाज आ रही है मेरी सबको? यस यस सर। तो जब वो, सर, आप एक बार एमिशन स्पेक्ट्रम वापस से बता सकते हाँ दोबारा स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, तो पहले वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। अब वो वापस डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आएंगे, डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में जब आएंगे उसे, तो वो रेडिएशंस रिलीज करेंगे, है ना, ऊपर जाने के लिए वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं,
नीचे आने के लिए, वापस नीचे आने के लिए वो एनर्जीज क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ना, रेडिएशन से रिलीज करते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। अब बता, क्लियर है ये चीज अभी तक की? यस। ओके। ठीक है, जब वो डी एक्साइट होते हैं, वापस ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, तो वो रेडिएशंस रिलीज करते हैं या एमिट करते हैं। these emitted radiations are collectively called hydrogen spectrum और emission spectrum। बताओ, जो समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये सब चीजें पहले देखी गई थी कि पहले हमने कहीं से लाइट पड़ी है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्साइट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर वापस आते हैं तो वो कलरफुल रेडिएशंस या कुछ रेडिएशंस रिलीज भी करता है, जिसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये सब किसने एक्सप्लेन किया? नील बोर की थ्योरी ने इजीली इस सब चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। मेरा जो यहाँ तक स्टोरी इस स्पेक्ट्रम की जो सारी रेडिएशंस हैं, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेडबर्ग्स फॉर्मूला से। रेडबर्ग एक साइंटिस्ट है, रेडबर्ग, उसने एक फॉर्मूला दिया। बेसिकली तो बच्चों आपको पता, ये चीज समझ आनी चाहिए कि नीचे से ऊपर जाओ चाहे ऊपर से नीचे आओ, ये जो वेवलेंथ्स आएंगी ये किस वजह से आएंगी? ये ट्रांजिशन की वजह से, एनर्जी गैप की वजह से आएंगी। किसकी वजह से आएंगी? एनर्जी गैप की वजह से। ठीक है अरन, जो तुम बोल रहे थे कि भाई 1/n1² माइनस 1/n2², मैंने वैसे निकाल लिया, तो बिल्कुल वैसे ही ये फॉर्मूला बना हुआ है। ध्यान से देख लो बच्चों, उसको याद करना है आपको, ठीक। कैसे यूज करना है मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सारी जो रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जो भी एमिशन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आएंगी, उन वेवलेंथ्स को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। N2 से N1 ट्रांजिशन, N2 टू N1 ट्रांजिशन, मतलब हाई लेवल से लो लेवल पे जब आएंगे, ठीक। मान लिया 5 से 3 पे आना है, इससे आना है 5 से 3, ठीक है। तो कितना वेवलेंथ रिलीज होगा, कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेगी, कैसे निकालोगे आप? 1/λ इक्वल टू R। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो हाइड्रोजन है तो 1। क्लियर हो कैसे यूज करना है इसको? इजी है। 1/n1² माइनस 1/n2², 1/3² माइनस 1/5²। बताओ उसमें आ रहा है आपको कैसे लगाना है फॉर्मूला? वेयर R इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बस हमें याद करनी है इस फॉर्मूले के लिए। देख लो ध्यान से। ठीक है, देखो एक बार, बताओ कोई डाउट किसी को? सर इसमें N1 स्मॉलर वाला लिखना होता है, जो N1 होता है स्मॉलर
खुद देखना, अगर बड़ा वाला इधर लिख देगा तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी ना यार, तो वेवलेंथ नेगेटिव में हो नहीं सकती। समझ आ रही मेरी बात? 1/9 माइनस 1/25 से ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, बता। हाँ सर। ठीक है, सर लॉजिकल चीज है। अब r इंटू 1 की जगह अगर 13.6 लिखे तो गलत होगा। अरे देख, वो 13.6 से भी आ सकता है, हाँ मैं वही कह रहा 25 लिखेगा तो, लेकिन वो एनर्जी होती है, तो यहाँ पे तेरे को एच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एच बाय लैम्डा। समझ आ रहा है? था। तो फिर से इतनी गंदी कैलकुलेशन करना चाहता है क्या? नो नहीं करना चाहता ना, तो तेरे को रिडबर्ग ने क्या किया, आसान चीज दी कि आर यूज कर। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये आर रिडबर्ग ने वो सब चीजें रख के निकाला है। बात समझ आ रही है? वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑलराइट, क्लियर बच्चे? यस सर। हाँ, और स्कूल वाले चाहेंगे कि आप इसी फॉर्मूले से करो, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि -13.6 से -3.4 पे गए, कितने का गैप है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 1240 अपॉन 10.2 इन नैनोमीटर, सीधे। ये सब आप लेकिन करोगे 12th में, टेंशन मत लो इसकी। अभी आपको स्कूल में रिडबर्ग का फॉर्मूला बिल्कुल है ना, मैम चाहेंगे, स्कूल वाले चाहेंगे कि आप रिडबर्ग का फॉर्मूला लगाओ, तो आपको वही लगाना है। मेरी बात समझ आ रही सबको? यस सर। हरीशा, एनी डाउट? यस सर। ठीक, तरीके बहुत सारे हैं इसको करने के, लेकिन अभी आपको यही वाला फॉर्मूला चिपकाना है, रिडबर्ग्स वाला। क्लियर है बच्चों? इनको कलेक्टिवली बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक बार ये लगा लो फॉर्मूला, फिर बताओ मेरे को। फाइंड वेवलेंथ ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड वेवलेंथ emitted during transition of electron from n equal to 2 to n equal to 4 in hydrogen atom. ये मीटर में इसकी वाली मीटर में लेनी है सेंटीमीटर में आर की? जिसमें भी आप डालोगे ना, मीटर में डालोगे तो आंसर मीटर में आएगा, नहीं तो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है बच्चे, आंसर। और ठीक है। ठीक है, अगर तू मीटर में रखेगा तो मीटर में आंसर आएगा, और अगर तू सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में तो 20,564 आ रहा है। तो आपको फॉर्मूला बस एक बार देख लो कि यूज कैसे करना है। ठीक है, 1/λ आपको याद हो तो वेव नंबर भी बोलते थे उसको, है ना? तो इस फॉर्मूले से बच्चों डायरेक्टली क्या आता है? वेव नंबर आता है ना? कोई पूछे वेव नंबर निकालो, मतलब 1/λ ही तो निकालना है आपको, है ना? तो डायरेक्टली इससे क्या आएगा? वेव नंबर आएगा। ऑल राइट, सर आंसर क्या है? हाँ एक सेकंड। आर का वैल्यू तो इसमें थोड़ी सी बस ये गंदी सी कैलकुलेशन रहेगी, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, है ना? 1/4 माइनस 1/16, क्या बनेगा ये? 3/16। 3/16।
वेवलेंथ निकालने के लिए इसका उल्टा ऑपोजिट इनवर्स करना पड़ेगा इसका 16/3 इंटू ये 1.09678 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो इस तरह से हम आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 355 के आसपास कुछ आ जाएगा, मैं रफली लिख रहा हूँ। ठीक है तारिशा, 5 पॉइंट समथिंग विल बी द आंसर। 584949। हाँ मैंने सेंटीमीटर में करा था, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना, यूनिट्स बस लिख देना स्कूल में, वरना जबरदस्ती के मार्क्स कटेंगे। बात समझ आ गई बच्चों सबको? ठीक, तो ये ठीक है वैभव, अमोघ निश्चय समझ आ रहा है? तो दिस इज द फॉर्मूला, है ना, रेडबर्ग्स फॉर्मूला। ये हमें डिफरेंट वेवलेंथ्स देगा फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, कैन बी क्लासिफाइड, कैटेगराइज्ड। कुछ नाम है 2-3, एक दो देखते हैं बस, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टेस्ट के बाद। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, बस आपको ये याद रखना बच्चों कि लाइमन सीरीज उसमें को बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पे डायरेक्टली जंप कर रहे हो, कहीं से भी, कहीं से भी, कहां पे जंप कर रहे हो? ग्राउंड स्टेट पे, मंजिल क्या हो उनकी? ग्राउंड स्टेट। समझ में आ रहा है? ऐसी सीरीज को, ऐसी लाइंस को कलेक्टिवली मिला के बोल दिया लाइमन सीरीज। इतनी सी बात है यार। तो लाइमन सीरीज के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? ये रेडबर्ग का फॉर्मूला, जेड में लिख रहा हूँ बार बार, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ। ठीक है आरन, तो जेड एन को, N1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। N2 से N1 पे आना है, हायर लेवल से लोअर लेवल पे आना है। N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब 1 से ज्यादा ही होगी, लेकिन 2 3 4 5 सो ऑन। तो सारी की सारी लाइमन सीरीज की जो लाइंस आएंगी उनके लिए, ठीक है तारिशा, समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ क्या करना है, N2 की डिफरेंट वैल्यूज डालनी है, N1 की वैल्यू फिक्स है। बताओ मेरे को, कोई डाउट? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ये छोटी सी चीज है, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, है ना? तो मैंने स्टार्टिंग का सुना नहीं था एक्चुअली, आप फिर से repeat कर दोगे तो मैं। अच्छा अच्छा, तो तारिशा, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ना, साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट नाम दे दिए, उन लाइंस को डिफरेंट नाम दे दिए। लाइमन सीरीज नाम दिया उन लाइंस को जिनमें, जो कैसे बन रही हैं, डायरेक्टली 1 पे जंप करने पे, डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पे जब जंप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जो रेडिएशंस आ रही है उनको लाइमन सीरीज का नाम दे दिया। बताओ क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अपने रेडबर्ग के फॉर्मूले में क्या करना है, N1 को 1 रखना है, क्योंकि कहीं से भी कूदें, मंजिल क्या है हमारी? 1, ग्राउंड स्टेट पे कूदना है। ठीक है, और N2 हमेशा 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे कूदने पे ही रेडिएशंस मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू रख दो, ये सारी की सारी जो लाइंस आएंगी, जो भी रेडिएशंस आएंगी N2 की डिफरेंट वैल्यूज रखने पे, वो सारी की सारी लाइमन सीरीज कहलाएंगी, लाइमन सीरीज की कैटेगरी में आएंगी। बताओ बच्चों, क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है तारिशा? यस सर। तो इतनी सी बात है, हम डिफरेंट नाम देंगे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, सब हर लेवल का एक नाम दे दिया। जब 1 पे कूद रहे हैं तो लाइमन सीरीज, सेकंड लेवल पे कूदेंगे तो बामर सीरीज। इस तरह से यार नाम दे दिए बस, साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने नाम पे, है ना, अपना नाम उन्होंने क्या कर दिया, पेटेंट करा लिया अपने नाम पे, कि भाई ये सारी मेरे नाम पे पेटेंट कर दो, ये सारी लाइंस मेरे नाम पे पेटेंट कर दो, बस काम खत्म। क्लियर हो चुका? अगर मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी हो लाइमन सीरीज की,
तो N2 मिनिमम रखना होगा। N2 क्या रखना होगा? मिनिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। आपको पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना? एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। ऑलराइट बच्चों, अब देखो सबसे जो कम एनर्जी गैप है वो कहाँ पे है? 2 से 1। फिर एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है। समझ में आती सबको ये बात? ठीक है तारिशा, एनी डाउट? तो मिनिमम एनर्जी गैप जो होगा 2 से 1, मिनिमम एनर्जी गैप से वेवलेंथ आएगी मैक्सिमम। बताओ, क्लियर है आर्यन? वैभव? यस सर। ठीक है बच्चे, तो इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम N2, है ना? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि फाइंड वेवलेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, नो फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइनमैन सीरीज, या फाइंड लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज। इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, छोटे छोटे से। क्लियर? मैं आज आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा कुछ, ठीक है? कल के टेस्ट के बाद आपको अगले वीक तक, अगले वीक की क्लास तक ये प्रैक्टिस करनी है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हाइड्रोजन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? नील बोर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मिनिमम N2, और मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम N2। N2 मैक्सिमम कितना? इन्फिनिटी है, ठीक है? निकाल लो एक बार जल्दी से, आर के टर्म्स में निकालना है ना। अब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आर के टर्म्स में आंसर निकालना, है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं IIT नीट वगैरह में, उसमें आर के टर्म्स में ऑप्शंस होते हैं। कैलकुलेशंस ज्यादा टेंशन नहीं देते। कैलकुलेशंस कहाँ करनी होती है? स्कूल में, वहां पे आपको वैल्यू निकाल के लिखना होगा। तो अभी आप आर के टर्म्स में निकालो मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, करो। समझ में आ गई बात बच्चों सबको? ठीक है, तो आपको सब सीरीज की हम निकालेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। बहुत आसान है। कितना आ जाएगा ये? 4/3R। बताओ, कोई डाउट किसी को? मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम एनर्जी गैप मतलब मैक्सिमम N2। क्लियर है तारिशा? एनी डाउट? अमोघ? नो आर्यन, वैभव, सुन आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब एब्जॉर्ब कर रहे थे लाइट तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मेन हमारे सिलेबस में एमिशन स्पेक्ट्रम है। पहले एब्जॉर्ब करके औकात से बाहर चले गए इलेक्ट्रॉन्स, अब वापस आ रहे हैं अपने लेवल पे, ग्राउंड स्टेट पे, तो एनर्जीज एमिट कर रहे हैं। ठीक है जो, ठीक है, तो मैं आज, है ना, थोड़ा सा इसको कम पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग आराम से अपने टेस्ट पे फोकस करो। क्लियर है सब कुछ? ठीक है, सुना आगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम थर्सडे को ये कंटिन्यू करेंगे। कल शायद टेस्ट की वजह से फिर क्लास मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, है ना? आप लोग सर टेस्ट कितने बजे होगा? 4 o'clock ओनली? आपको, अच्छा तारिशा, वो शेड्यूल ग्रुप पे आया हुआ है ना? मैं दोबारा से सेंड करता हूँ शायद डेट आप। लिखिए, हाँ टाइमिंग ठीक है, से। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा उसमें नीचे लिखा होगा स्लॉट, 2 स्लॉट्स में है। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा से सेंड कर देता हूँ मैसेज। ऑलराइट, ठीक है, चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। बाय सर।